माँ को अस्पताल में छोड़कर अंश घर चला आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि माँ कहाँ हैं। तो वह बहाने बना रहा था कि माँ पता नहीं कहाँ चली गई हैं, मैंने माँ को बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। तब उसकी पत्नी ने कहा कि पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करते। तब उसने कहा कि पुलिस थाने गया था, वहाँ उन लोगों ने कहा कि 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, जब तक 24 घंटे पूरे नहीं होंगे तब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, आखिर अंश अपनी माँ को अस्पताल क्यों छोड़कर आ गया, यह जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ दिनों से चारपाई पर पड़े चंदन जी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उनकी ऐसी हालत देखकर उनकी पत्नी सुनैना जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और रूंधे स्वर में बोली, बेटा तू तो अपने पिताजी की हालत के बारे में जानता है, अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े बस तुझे याद करते रहते हैं, तुझसे मिलने को तरस रहे हैं। हो सके तो थोड़ा सा समय निकाल कर अपने पिताजी से मिलने आ जाओ। बहू और पोते को भी लेते आना। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, बहुत काम है, इसलिए मेरा आना मुश्किल है, कुछ दिनों में समय निकाल कर जरूर आऊँगा। बेटे का सीधा सा जवाब पाकर सुनैना जी निराशा से भर उठी। शून्य में निहारते हुए उनकी आंखें भर आईं। उनका उदास चेहरा देखकर चंदन जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव उफान मारने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक कर उनके तकियों को भिगो रहे थे। 75 वर्षीय चंदन जी, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैसे तैसे काट रहे थे। सुनैना जी और चंदन जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी गांव में रहते हैं। उनका बेटा अंश, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही बस गया था, जहां वो अपनी पत्नी राखी और 12 साल के बेटे के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 लोग ही रह गए थे, एक सुनैना जी और दूसरे चंदन जी। चंदन जी के गांव में भी खेती थी, जिसके बल पर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे। माता पिता दोनों ने अपना पेट काट कर अपनी औलाद को अच्छा जीवन दिया और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह आज सर उठाकर जी सके। अपने परिवार को एक बेहतरीन जिंदगी देने के लिए उन्होंने अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी। बड़े अरमानों के साथ अपने इकलौते बेटे की शादी की थी। फिर उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी, जिसके कारण अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए और अपनी जमीन को ठेके पर दे दिया। परंतु समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो पता चला कि वह इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर पुश्तैनी मकान ही अब उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा जमीन के ठेके से आने वाले रुपए लेने के लिए कम से कम साल में 2 बार तो आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी जमीन बिकी तब से उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर, उन्हें फ़ोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति सहानुभूति थी और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया करती थी। अक्सर सुनैना जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे आने को कहती, परंतु हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी व्यस्त हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर हालत ऐसी हो गई थी कि अब तो बेटे का चेहरा देखने को भी वह लोग तरस गए थे। आज जब शाम हुई तो अचानक चंदन जी ने कहा, सुनैना जी मन बहुत मचल रहा है,
ऐसा कहते हुए उनकी सांसों की गति तेज होने लगी। ये सुनकर सुनैना जी घबरा गईं और तुरंत अपने पति के लिए रसोई में से नींबू पानी बनाकर ले आईं। लेकिन आकर देखा तो चंदन जी बेसुध हालत में पड़े थे। हाथ पांव में जैसे जान ही नहीं रह गई थी। उनकी आंखें पथरा गई थी और मुंह खुला का खुला था और उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सुनैना जी को समझते देर न लगी कि उनके पति चंदन जी उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। सुनैना जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह घुटनों के बल बैठ गईं और फूट फूट कर रोने लगी। आखिर चंदन जी के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक आने का भी समय नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते सभी रिश्तेदार और गांव वाले थक गए थे तो चंदन जी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान लेकर जाया गया और वहीं उनका बेटा अंश आनन फानन में वहां पहुंचा। अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी। कुछ देर बाद उसने कहा, मेरा काम बहुत जरूरी है इसलिए अब मुझे जाना होगा। सुनैना जी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही रुकने के लिए कहा। बस एकटक शून्य में निहारती जा रही थी। परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे उन्हें उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह बोले, माना कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो, परंतु माँ बाप की क्रियाकर्म का फल तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ बाप ने तो अपना कर्तव्य निभाया है, अब तुम्हें भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। उनके जोर देने पर अंश को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की तेरहवीं करने के बाद जब वह वहां से वापस शहर के लिए निकलने लगा तब उसी गांव के सरपंच ने रोक कर कहा, बेटा तुम्हारी बूढ़ी माँ केवल तुम ही एक सहारा हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा। ऐसा करो तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात सुनकर उनकी बहू राखी को भी यह बात अच्छी लगी, परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी जिस कारण कुछ कह नहीं पाती थी। सरपंच की बात सुनकर अंश बोला, लेकिन गांव की हवा पानी माँ के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच बोले, बेटा तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो यहाँ ग्राम पंचायत उनकी देखभाल कर लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता जी की पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर अंश घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। सुनैना जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी, इसलिए उनकी बहू उनकी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। अंश आवारा गर्दी और मतलबी और लालची इंसान था जो रिश्तों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी राखी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। गांव वालों द्वारा जोर दिए जाने पर वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर में ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी थी, जबकि उसकी पत्नी उसके विपरीत थी। वह एक दयालु हृदय की स्त्री थी जो अपनी सासू माँ की दुख भरी बात समझती थी।
क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी और वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा, उसका सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है। इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी, परंतु अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखती थी। सुनैना जी को बेटे के पास आए पूरे 1 महीना हो चुका था और जब अंश ने पूरे महीने के खर्चा का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, राखी, आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो? घर में एक अगर एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहती हो? जो इतना बिल आया है और राशन पर भी कितना खर्च होने लगा है, पूरे 4,000 ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी राखी बोली, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गांव से आई हैं तो ऐसे में अगर 4,000 का खर्च बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं। और फिर इसमें से 2,000 गांव जाने और आने के किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वो आपकी माँ है और अब वो हमारे साथ है। तुम्हें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते। दिन भर मेहनत करता हूं तब जाकर कुछ पैसे हाथ में आते हैं और तुम लोग सारे पैसे उड़ाने में लगे हो। अंश के चिल्लाने की आवाज़ कमरे से बाहर तक आई थी और सुनैना जी यह सारी की सारी बातें सुन रही थी। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही सही नहीं थी और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर करती जा रही थी। बढ़ते खर्चों को लेकर राखी से झगड़ा करना अंश का रोज का काम हो गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सुनैना जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। राखी अपनी सास का पूरा ध्यान रख रही थी परंतु अंश को अपनी माँ से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो केवल और केवल अपने पैसों की ही पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एक दिन राखी ने अपने पति राहुल से कहा कि माँ जी को किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा लो। मन महसूस कर अंश अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया और जब दवाई दिलवा कर घर वापस पहुंचा तो दवाई को मेज़ पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, कहाँ हो तुम? बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना और इनके खर्चे उठाना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। अंश के इतना कहने की देर थी कि राखी अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और आश्चर्यचकित होते हुए बोली, छोड़कर आ रहे हैं क्या? मतलब कहाँ छोड़कर आएंगे और किसके पास? राखी, मुझे वो सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर एक चीज़ की हद होती है यार। कि तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई हैं। अरे इतने में तो हमारा पूरे महीने का खर्चा निकल जाए। ऐसे खर्च करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अरे खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि माँ को कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर राखी ने गुस्से से कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ हैं और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ से अंश हैरान खड़ा रह गया,
क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही राखी ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति को कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएं। वह आपकी माँ है जिसने आपको जन्म दिया और जिसने बचपन में आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, और अब जब वो बूढ़ी हो चुकी है तो उनकी माँ का कर्ज आप इस तरह अदा करेंगे। आप उनके बेटे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु राखी की कही गई बात का उसके पति अंश पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह भी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसे अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था, राखी के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम नहीं है। अब वो सही समय का इंतजार करने लगा। एक बार जब अपनी माँ को दवाई दिलवाने के लिए अस्पताल लेकर गया, अपनी बारी का इंतजार करते हुए अस्पताल में बैठा था तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए एक डोनर की ज़रूरत थी, परंतु उन्हें परफेक्ट डोनर नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। डॉक्टर और उस व्यक्ति की सारी बातें अंश सुन रहा था। अंश यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए भी देने को तैयार था ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात अंश को पता चली तो उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उनकी बात नहीं मानी। तो अंश ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसों में से कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी और सुनैना जी अपनी बीमारी के कारण पहले ही बेसुध रहती थी। इसलिए अंश अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप वह करना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे ही किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे के ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारे रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर है भी या नहीं। इसलिए अंश अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही वह घर पहुंचा तो राखी उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी, परंतु राखी ने देखा कि उसका पति अंश उससे नज़र चुरा रहा था। काफ़ी देर तक वह चुप रहा, परंतु जब राखी ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ को दवाई दिलवा रहा था तो अचानक सड़क की दूसरी ओर चली गई। जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ी आ गई और न जाने माँ जी कहाँ चली गईं। राखी को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ जी अचानक कहाँ चली गईं और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। तो अंश बोला, तो क्या करता, तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले
कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता? मैंने काफ़ी ढूंढा पर वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राखी को अपनी सासू माँ की चिंता होने लगी। वह उस समय चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गई होंगी। इसलिए कुछ देर उसने इंतजार किया। जब सुनैना जी लौट कर नहीं आई तो राखी खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और सुनैना जी का कोई अता पता नहीं था। अब राखी 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई राखी यह देखकर हैरान थी कि अंश जल्दी जल्दी उठकर नहाकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। अंश ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि सुनैना जी उस व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट डोनर हैं, तो अंश बहुत खुश हो गया, जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीर नाचने लगी। वह विदेश घूमने के सपने देखने लगा। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार है। तो अंश को तो ये सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान की कीमत केवल 1 करोड़ रुपए तो नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को इतनी कम कीमत में कैसे आंक सकता है? अंश ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसा इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के वश में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1.5 करोड़ रुपए की मांग की और मन में सोचने लगा कि मुझे बस रुपए मिल जाए, फिर यह लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आंखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1.5 करोड़ देने के लिए भी हाँ कर दी, लेकिन राखी आराम से बैठने वाली नहीं थी। उसके शक की सुई लगातार उसके पति अंश की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि अंश सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज है। अपनी पति के जाने के तुरंत बाद ही वे अपनी सास की फोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता दी, परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही राखी ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया कि इस हिसाब से तो 24 घंटे हो चुके हैं। फिर FIR दर्ज करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ का इलाज चल रहा था। उधर अंश तो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा और राखी को भी कोई न कोई झूठ बोल ही दूंगा। सुनैना जी कल से ही नशे की हालत में थी, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध न करें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में राखी कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाई मिलती थी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। डॉक्टर भी छुट्टी पर था। राखी ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। फिर राखी ने अपनी सास का फोटो दिखाकर नर्स से उसके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। वह कुछ देर यहाँ रुकी, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था।
लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत दोनों कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया। मेरी जगह जिस नर्स की ड्यूटी थी शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। राखी ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। राखी को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था, और वहीं बाहर एक और नर्स खड़ी थी। राखी ने जैसे ही उस नर्स को अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाई तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी, और वह आदमी तो चौंक गया और बौखला गया और वे ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वह आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे सुनैना जी की किडनी लगाई जा रही थी। राखी का शक अब और भी पक्का हो गया था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। राखी के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच गई। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया और राखी पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने जा रहा था। तभी वहाँ पर बैग लटकाए अंश बाहर से आ रहा था, जिसके साथ वह अमीर आदमी भी था। अंश ने जैसे ही वहाँ पर राखी और पुलिस के साथ देखा तो वह घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भागने लगा। लेकिन अब उसकी और चालाकी यहाँ नहीं चलने वाली थी। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गई। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गई, जिसने अंश को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब अंश की अच्छी तरह से मरम्मत की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने पैसे के मोह में माँ की ममता को भी कलंकित कर दिया था। केवल और केवल पैसे की खातिर अपनी जन्म देने वाली माँ तक का भी सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद यह पता चला कि उस अमीर व्यक्ति का उस मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक नहीं मालूम था कि इस विषय में डोनर की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर राखी अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सुनैना जी को होश आया तो राखी उनके गले लगकर रोने लगी। सुनैना जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना समझ पा रही थी कि उनकी बहू बहुत दुखी है। सुनैना जी कराहते हुए कहने लगी, बेटी चुप हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। राखी अपनी सास को लेकर अपने घर वापस चली गई और उनके अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा अंश कहाँ है। जब सुनैना जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो अब राखी उनसे वो सब बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। सुनैना जी यह सब बातें जानकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि
क्या कमी थी उनकी परवरिश में जो उनका बेटा इस गलत रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखती तो उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। अपनी इस घिनौनी हरकत के कारण अंश को 5 साल कैद की सज़ा मिली और वहीं डॉक्टर को जुर्माने के साथ साथ सस्पेंड भी कर दिया गया। समय बीतने के साथ साथ शांत माहौल मिलने के कारण सुनैना जी का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उधर राखी ने घर में रहते हुए ही ऑनलाइन जॉब करनी शुरू कर दी ताकि घर का खर्चा निकाल सके, क्योंकि वह अपनी सास को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब सुनैना जी बिल्कुल ठीक हो गई थी। 3 साल बीतने के बाद जब अंश घर वापस आया तो वह पहले जैसा अंश नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत थी। अंश के मन से अब पैसा पाने का लालच खत्म हो चुका था। जब वह अपने घर आया तो उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। अब मुझसे यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी। यह सब सुनकर सुनैना जी ने भी अपने बेटे को माफ़ कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने अपने पति को माफ़ नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा था अभी भी। लेकिन समय के साथ साथ राखी का भी गुस्सा शांत हो गया और सब मिलकर हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, राखी ने अपनी सास को बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।